हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नू ई पाठशाला। तो आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल सेफ होंगे इस पैंडमिक की सिचुएशन में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि इग्नू ने जून 2021 की जो टर्म इन एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी एक्सटेंड करने की नोटिस दे दी है टिल फर्दर नोटिस। और अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट नहीं आई है कि जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होगा। हालांकि सिर्फ यही अपडेट है कि जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली रहेगी उसके 21 डेज़ प्रायोरिटी में ही बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम जो है कब स्टार्ट होगी एंड कब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हमें फिल करनी होगी। तो गैस, इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास और भी ज़्यादा समय है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो गैस, इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको गाइड किया जाए। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आंसर्स भी। सो गाइस, इस वीडियो में हम AMK 1 यानी कि मार्केटिंग की जो हमारी सिलेबस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बताया जाएगा विथ आंसर्स, और एक बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है बिकॉज यहाँ पे पूरा एक यूनिट जो है वो कवर किया गया है ब्लॉक 1 का। सो आपको बताना चाहूँगा गाइस कि जो ब्लॉक 1 है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमारी जो यूनिट नंबर 1 आती है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। हालांकि हम यूनिट वाइज डेफिनेटली बात करेंगे हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर, बट आपको फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे वीडियोस जो है वो मिलती रहेगी। एक पर्टिकुलर वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स कवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक 1 से यूनिट 1 के बारे में हम बात करेंगे इस बारे में। और जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो इग्नू के एग्ज़ाम में पिछले 10 साल से जो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारी जो क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और डेफिनेटली जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के उसके बारे में भी बात की जाएगी आपसे। हालांकि गाइस, अगर आप पूरे वीडियो को फॉलो नहीं करना चाहते हैं या फिर आप इस पूरे सीरीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, जो कि ब्लॉक 1 में टोटल 4 यूनिट्स हैं, अगर आप चारों यूनिट्स के वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको यूनिट वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस, टोटल 4 यूनिट है हमारे ब्लॉक 1 में। जो कि पहला हमारा यूनिट है वो नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग है। जो सेकंड यूनिट है वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। थर्ड यूनिट है मार्केट्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन। एंड जो हमारा फोर्थ और लास्ट यूनिट आता है ब्लॉक 1 का वो है कंज्यूमर बिहेवियर। तो इससे रिलेटेड मैंने टोटल जो क्वेश्चंस है वो मैंने 10 क्वेश्चन जो है लिस्टेड किए हैं। सो आप इसे अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि ये जो 9 क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं है, ये टॉपिक्स हैं। सो अगर मैं टॉपिक कह रहा हूँ तो इसका ये सिंपल सा मीनिंग है कि जो टॉपिक है, एक टॉपिक से आप मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो बना सकते हैं या फिर एक टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। अब जैसे कि आप यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो इसके अंदर से आपको अलग अलग जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग मिक्स, या फिर व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो इस तरह से आपको अलग अलग जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी, ऐसे करके अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपको फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे जो वीडियोस तो मिलती ही रहेंगी तो आप उसे भी फॉलो करें। हालांकि अगर आप नहीं करना चाहते हैं फॉलो, नो इश्यूज़, आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आप खुद से भी पढ़ लें तो डेफिनेटली ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे, डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। और सबसे पहले गाइस इस पे हम मीनिंग जानते हैं कि मार्केटिंग की मीनिंग क्या होती है, मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद जो भी डिफरेंट मार्केटिंग के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, मीनिंग सिंपली मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज that directs the flow of goods and services from producer to consumer or user। गाइज, ये मैं इंग्लिश में आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ और हिंदी में मैं इसे एक्सप्लेन भी करूँगा। हालांकि अगर आपको हिंदी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं, जिससे मैं आपको हिंदी के जो नोट्स है वो ज़रूर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज, यहाँ पे इसकी जो मीनिंग निकल के आती है ये वही है कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो कि जितने भी सामान होते हैं या फिर जितनी भी सर्विसेज होते हैं उससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाती है, यानी कि प्रोड्यूसर से एंड यूज़र तक पहुंचाती है।
मार्केटिंग अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा इस तो डेफिनेटली जैसे कि अगर हम कोई मोबाइल परचेस करते हैं, अगर आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न से कोई मोबाइल परचेस किया है तो उसका मैन्युफैक्चरर कोई और है। सो मैन्युफैक्चरिंग से लेके जैसे ही आपको एंड यूज़र यानी कि जो आप जिस मोबाइल को आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से लेके जहाँ तक आपको ये प्रोडक्ट जो है रिसीव हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये मार्केटिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा सर्विसेज की भी बात ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी सर्विस होता है, इवन अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं एक सर्विस लेने के लिए, डॉक्टर जो आपकी चेकअप करते हैं वो भी सर्विस ही होती है। ठीक है, सो वो उनका प्रोफेशन है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो भी मार्केटिंग के ही अंडर आती है। सो आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको मार्केटिंग की जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइज अब बात करते हैं वेरियस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की। सो यहाँ पे जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स है गाइज, वो फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड फोर्थ आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एंड गाइज लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सोशियल कॉन्सेप्ट। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलरली अलग से एग्जाम में फिर से आ सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गाइज रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें और अगर आप चाहें तो आप इस पे नोट्स भी ज़रूर बना सकते हैं। सो गाइज बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सो गाइज ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये सिंपली हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी जो भी कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग की, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ही है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है गाइज कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ये सोचते हैं या फिर वो ये बिलीव करते हैं कि जितने भी यूज़र्स हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात की फिक्र है कि उन्हें कम प्राइस पे और इजीली कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे मिल जा रही है, उन्हें उस प्रोडक्ट की फीचर्स से कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि जब मोबाइल फ़ोन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, सो जितने भी यूज़र्स थे उन्हें सिर्फ एक ही फीचर पता थी कि हाँ मोबाइल से हम बात कर सकते हैं कहीं पे भी किसी से भी। करेक्ट, उन्हें बाकी की किसी फीचर से कोई भी लेना देना नहीं था। सिर्फ उन्हें ये पता था कि हाँ हमें एक अमाउंट पे करना है, इस जगह पे जाना है, यहाँ पे एक अमाउंट पे करना है और मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। बाकी की फीचर्स क्या है उनसे उनको कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, सो जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो यही दर्शाती है कि जो बिजनेसमैन है वो यही सोचते हैं कि फीचर्स उतनी अच्छी ना भी हो तो भी चलेगा, बिकॉज जो कस्टमर्स या जो कंज्यूमर्स हैं वो फीचर्स को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ क्वांटिटीज़ को देखते हैं और लोअर प्राइस देखते हैं कि जितने कम प्राइस पे उनको जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ मिल जा रही हैं और इजीली अवेलेबल जो है वो प्रोडक्ट उनको मिल जा रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल जैसे मैंने जो आपको दिया है उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा गाइस। सो गाइस बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सो गाइस सिंपली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें फीचर्स से उतना कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कम प्राइस खोजते हैं और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी उनको चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, जो कस्टमर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी और अच्छे फीचर्स खोजते हैं, उसके लिए वो हायर प्राइस भी देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, उनको चाहे जितनी भी प्राइस देनी पड़े वो देंगे, बट उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो सिंपली ये डिफरेंस भी हो जाता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बीच में। सो गाइस आशा करता हूँ कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ये आपके लिए क्लियर होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस, जो कि है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको मैं बता दूं कि जो बिजनेसमैन हैं जो इस सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को तब तक परचेज नहीं करेंगे जब तक जो कंपनी है वो खुद से उनको कोई ऑफर्स ना दे या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट ना करवाए या फिर अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट ना करवाए। बिकॉज जब तक वो अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट नहीं करवाएंगे या उसे एडवर्टाइज नहीं करवाएंगे तब तक जो यूज़र्स हैं यानी कि हम हैं उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा, और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वो इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। सो सिंपली यही मीनिंग होती है सेलिंग कॉन्सेप्ट की। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे अगले पॉइंट की तरफ जो कि है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैं पर्सनली बताता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, बिकॉज जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होती है ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करती है। ठीक है, इस पे क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है या फिर जो बिजनेसमैन होता है वो खुद से अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हैं। वो सिंपली जो भी कस्टमर्स की जो नीड है, जो एक्चुअल विश है, जो उनकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करते हैं।
अब जैसे कि बहुत सारे फ़ोन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, अब बहुत सारे जो फ़ोन्स हैं वो लॉन्च हुए हैं अभी रिसेंटली। बट कस्टमर्स की क्या-क्या नीड है, उनको इतने कम प्राइस में ये फ़ीचर्स चाहिए, उनको अच्छी कैमरा क्वालिटी चाहिए, उनको अच्छी रैम चाहिए 4 जीबी या 6 जीबी जितनी भी रैम चाहिए, इंटरनल स्टोरेज उनको अच्छी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ही जो बिजनेसमैन हैं वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इंश्योर कर सकें। जो कस्टमर चाहता है वही प्रोडक्ट उसको मिले। इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूंगा इसकी, जब MI या फिर रेडमी का जब फ़ोन आया था तो सबसे ज़्यादा मार्केट में सेलिंग जो हो रही थी वो इसी फ़ोन की हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरह से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही अपनाया था, क्योंकि इसके पहले जितने भी मोबाइल फ़ोन्स थे वो सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे और उसमें उतनी ज़्यादा फीचर्स भी नहीं होती थी। बट जब रेडमी का फ़ोन आया, बहुत ही कम प्राइस में हर एक तरह के फीचर्स आपको उस फ़ोन में देखने को मिल गए थे। एक तरह से उन्होंने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही फॉलो की थी, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी, और आज भी जो रेडमी है या फिर जो MI की जो कंपनी है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है सोशल कॉन्सेप्ट, और ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन भी है गाइस, जो कि एग्जाम में ज़रूर आ भी सकता है, तो डेफिनेटली आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर सकते हैं। गाइस, ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक बेसिक सी आइडिया दे देता हूँ। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ वही सेलर्स फॉलो करते हैं जो कि अपने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एज वेल एज जो सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ उनको ध्यान रखना है अपने कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का, दूसरी तरफ उनको ध्यान रखना है अपनी सोसाइटी का भी, कि उनके बिजनेस से सोसाइटी को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, उल्टा सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स ही हो रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूंगा इसकी, एक सपोज एक कॉस्मेटिक शॉप है या फिर कोई भी एक ऐसी शॉप है जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी जो टेस्टिंग है वो एनिमल्स के ऊपर नहीं की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, एनिमल्स के ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं की जा रही है, यानी कि एनिमल्स जो हैं, जो जानवर हैं, उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो एक तरह से ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही है, यानी कि सोसाइटी को कोई बुरा नुकसान नहीं हो रहा है। जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैला रही है, तो एक तरह से ये गाइस सोसाइटी के लिए अच्छी बात है। ये जो है ये एग्जांपल्स हो जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की। ये एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है और मेजर क्वेश्चन भी है, तो अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आंसर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है, आप एक बार अगर इसे पढ़ लेंगे और जो मैंने बताया है अगर आप उसे भी दिमाग में रख लेंगे तो डेफिनेटली आप इसके बारे में एग्जाम में ज़रूर लिख पाएंगे। ओके, सो गाइस, बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। गाइस, जब बात करते हैं हम सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच के डिफरेंस की, तो ये क्वेश्चन सुन के ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऑलरेडी आ गए होंगे। अगर कुछ डिफरेंसेस आए हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में से ज़रूर बताइएगा, हालांकि हम इसके लिए डेफिनेटली आगे भी ज़रूर बात करेंगे। गाइस, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। मार्केटिंग कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द नीड्स ऑफ द बायर। अभी हमने ऑलरेडी मार्केटिंग की डेफिनेशन के बारे में बात की थी, और उसके अलावा जो मार्केटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो बायर है, यानी कि जो कंज्यूमर है, उसी की जो नीड्स है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वो प्रोसेस है जो कि बायर के जो ज़रूरत है उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। हालांकि सेलिंग इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ एक्सचेंज अंडर द बार्टर सिस्टम। सेलिंग इज एन एक्शन विच कन्वर्ट्स द प्रोडक्ट इनटू कैश। सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर। गाइस, बार्टर सिस्टम के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि पहले क्या होता था। पहले बार्टर सिस्टम चलाया जाता था, जैसे अभी हम किसी भी शॉप में जाते हैं, हम कुछ पैसे देते हैं, साथ में पैसे के बदले हम सामान ले लेते हैं। बट पहले के समय में क्या होता था, पहले पैसे के बदले सामान नहीं मिलते थे, कुछ सामान के बदले ही सामान मिलते थे। तो जो सेलिंग है वो बार्टर सिस्टम का ही अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि यहाँ पे जो हम सामान देते थे पहले, उसके जगह अब हम कैश देते हैं, तो कैश के बदले हमें जो भी सामान चाहिए वो हमें मिल जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस है फिलहाल सेलिंग एंड मार्केटिंग में। और जो सेलिंग है वो सिंपली जो सेलर की जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है गाइज, ये एक मेजर पॉइंट है कि जो मार्केटिंग है वो कहाँ फोकस करती है, वो जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी ज़रूरतों के ऊपर फोकस करती है। बट जो सेलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सेलर की ज़रूरतों के ऊपर ही फोकस करती है। अब गाइस, चलिए हम ब्रीफ में एक बार इसकी जो डिफरेंसेस है वो चेक कर लेते हैं।
तो जो सेलिंग की जो डिफरेंसेस है सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ। सेलिंग कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्रोडक्ट। जो सेलिंग है वो टोटली प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करती है। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ऊपर ध्यान देता हूँ। अब आप एक बिजनेसमैन हैं जो आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देता हूँ, तो मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट बना लिया ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मोबाइल फ़ोन जो है वो अपनी कंपनी से बनवा लिया। अब मैं उसे बेचने के लिए हर एक डीलर को मैंने दे दिया। अब वो हर एक शॉप में अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस किया है। अब देखते हैं आपने क्या किया। आप जो है वो कॉन्सेंट्रेट्स ऑन कंज्यूमर वांट्स, मतलब आप कंज्यूमर के जितनी भी ज़रूरतें हैं आप उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। यानी कि आप मार्केट पे पहले रिसर्च करते हो कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, जो बायर्स हैं उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या क्या फीचर्स चाह रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, आप उसके अकॉर्डिंगली एक मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन करवाते हो। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को बेचते हो, जिससे आपको क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो कि मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सेलिंग को फॉलो कर रहा हूँ। अब गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कंपनी फर्स्ट मेक्स द प्रोडक्ट एंड देन फिगर्स आउट हाउ टू सेल इट। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पहले अपना प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद मैंने स्टोर पे उसको भिजवा दिया। अब जो स्टोर कीपर्स हैं, अब वो उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसे कैसे बेचेंगे। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी फर्स्ट डिटरमाइंस कंज्यूमर नीड्स एंड देन फिगर्स आउट हाउ टू मेक एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कस्टमर। सो आप पहले रिसर्च करते हो कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या क्या फीचर्स चाहिए एक प्रोडक्ट में, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट बनवाते हो और उसके बाद आप प्रोडक्ट को बेचते हो, जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है मैनेजमेंट इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। सेलिंग में हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेल और कुछ नहीं। कस्टमर जाए भाड़ में, मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। बट मार्केटिंग में मैनेजमेंट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, और प्रॉफिट, आप लोग जो होते हो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हो। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट आपको तभी मिलेगी जब आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बिकॉज अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो डेफिनेटली वो और भी 10 लोगों से आपके प्रोडक्ट को खरीदने की बात करेगा, और 10 लोग जब आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन जब अगर वही कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको क्या मिलेगा, उसको धोखा मिलेगा, ठग जाएगा बेचारा। वैसे ही क्या होगा, वो अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को सजेस्ट नहीं करेगा मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड एंड जो मार्केटिंग है वो प्लानिंग इज लॉन्ग रन ओरिएंटेड। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेलिंग में मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोडक्ट से मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। जैसे ही बिक जाएगा बस कोई बात नहीं, मेरा तो प्रॉफिट हो गया भाई। बट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉन्ग रन ओरिएंटेड, बिकॉज आप कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है आप वो भी इंश्योर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो कस्टमर आपसे फिर से प्रोडक्ट खरीदेगा, फिर वो और 10 लोगों को बताएगा कि हाँ, आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, फिर और 10 लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो आप बहुत आगे तक की सोच के चलते हो। तो ये होता है प्लानिंग इज लॉन्ग रन ओरिएंटेड। अब लास्ट का जो पॉइंट आता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, स्ट्रेसेस नीड्स ऑफ द सेलर एंड स्ट्रेसेस नीड्स ऑफ द बायर। मतलब जो सेलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो सेलर की ज़रूरतें हैं उसके ऊपर फोकस करता है, हालांकि जो मार्केटिंग है वो बायर की ज़रूरतों के ऊपर फोकस करता है। आशा करता हूँ गाइस कि ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्लियर होंगे आपके लिए। हालांकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, तो डेफिनेटली आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ ज़रूर हो सकती हैं। तो गाइस डेफिनेटली अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके लिए एक बेटर क्वालिटी वीडियो ज़रूर ला पाऊँ। गाइस बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें हम मार्केटिंग मिक्स का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर करेंगे। गाइस, व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोड्यूसर हो जो कि आप इग्नू के बुक्स को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। अब आपने इग्नू की बुक्स बना ली, या फिर कोई गाइड है इग्नू की, आपने वो बना ली। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप उसे कहाँ बेच सकते हो। आप पूरे इंटायर इंडिया में तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे, या फिर एंटायर वर्ल्ड में तो आप उसे नहीं सेल कर पाओगे। आपको एक पर्टिकुलर मार्केट चाहिए जहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को जो है वो
सेल कर पाओ, और आपको कुछ ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकेंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, एक जगह सिलेक्ट करनी पड़ती है, कुछ मीडियम्स और भी होते हैं जो कि आपको डिसाइड करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, आपको सबसे पहले एक टारगेट करना पड़ेगा एक मार्केट को कि आप इसे कहाँ पे बेच सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इग्नू के जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं आप उनके सामने जो है अपनी अपनी जो स्टोर है वो कर सकते हो आप, या फिर जितने रीजनल सेंटर्स हैं या फिर जितने भी बुक स्टोर्स हैं आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी बुक को बिकवा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके बुक को कोई खरीदेगा क्यों? क्या है खास आपके बुक में ऐसा कि आपके बुक को ही कोई खरीदे? करेक्ट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रीजनेबल प्राइस सबसे पहले आपको रखनी होगी। अगर मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ बुक का और आप भी एक प्रोड्यूसर हो बुक के, मैं अगर 80 रुपीज़ में अपने बुक को बेच रहा हूँ और आप 100 रुपीज़ में बेच रहे हो, तो डेफिनेटली आपके बुक को ज़्यादा लोग परचेज नहीं करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक रीजनेबल प्राइस जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या डिफरेंस है मेरे प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट में कि लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। उसके अलावा आप कैसे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो इन्हें ही हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको जो नोट्स हैं वो आपको तो स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं, हालांकि जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो रियल लाइफ मीनिंग है इसकी, वो मैंने आपको बताई है। तो आप इसे चाहें तो अपने वर्ड्स में डेफिनेटली एग्जाम में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इसमें मेन जो एलिमेंट्स होते हैं गाइज, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम अभी अभी हमने बात की थी। तो अब हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्हें हम 4 P's के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गाइज कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, या फिर व्हाट आर द 4 P's ऑफ अ बिजनेस। सो ये जो 4 P's होते हैं वो यही होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसे आप याद करके रख सकते हैं। सो अब हम डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे गाइस। सो द वर्ड प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर द गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट में आप कौन कौन सी जो फीचर्स हैं वो आप ऑफर कर रहे हैं, इसे ही प्रोडक्ट कहते हैं। और once the needs are identified, it is necessary to plan the product, and after that keep on analyzing whether the product is still satisfying the needs of the customer or not. So guys, यहाँ पे सिंपल सी ये मीनिंग निकल के आती है कि जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जब हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जब हम फॉलो करते हैं, जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो होती है उसके रिगार्डिंग क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं उसका एनालाइज करना पड़ता है। उसे एनालाइज करके हमें पता लगाना पड़ता है कि कस्टमर्स की क्या क्या ज़रूरतें हैं और उन्हें क्या क्या फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सो उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद जब हम बेच रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो प्रोडक्ट है वो अभी भी कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, बट हमें ये भी पता लगाते रहना होगा कि क्या अभी भी जो प्रोडक्ट है हमारी वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, बिकॉज समय के साथ साथ कस्टमर्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाती है। डेफिनेटली जब पहली बार मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ था तो उस समय वो मोबाइल फ़ोन लेके सब बहुत खुश थे, बट उसके बाद जो है जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट और बढ़ी, तो उनको फीचर्स की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो कीपैड से उन्हें टच स्क्रीन चाहिए, अब टच स्क्रीन से उन्हें एंड्रॉयड चाहिए, एंड्रॉयड से अब उन्हें iOS वाला फ़ोन चाहिए। सो ऐसे ऐसे उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो हमें ये एनालाइज हमेशा करते रहना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो एक्चुअली अभी भी कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो चेंजेस एप्लीकेबल हैं वो अप्लाई ज़रूर करने हैं। सो ये होता है हमारा प्रोडक्ट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्राइस की तरफ। सो प्राइस इज़ द मनी दैट द कस्टमर हैज़ टू पे। तो प्राइस एक वही अमाउंट होता है जो कस्टमर को पे करना पड़ता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। प्राइस मस्ट बी कंसिडर्ड एज वर्थ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू बिकम एन इफेक्टिव मार्केटिंग टूल। सो गाइज सिंपल सी आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो प्राइस है वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर कोई बुक बेच रहे हैं, सपोज आप इग्नू की कोई बुक बेच रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू जो है, जो कॉम्पिटिटर्स भी अगर उसी प्रोडक्ट को से 100 रुपीज़ में बेच रहे हैं, बट आप उस प्रोडक्ट को 500 में बेचना चाह रहे हैं, सो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेल नहीं हो पाएगा।
सो इसीलिए आपको जो प्राइस है वो रीजनेबल रखनी होगी। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी रीजनेबली प्राइस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू टेक इन टू अकाउंट कॉस्ट फैक्टर्स, प्रॉफिट मार्जिन, द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट प्राइस। सो यहाँ पे क्या करना होगा, जब आप कोई भी प्राइस सेट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो डेफिनेटली आपको अपने प्रॉफिट के भी बारे में सोचना होगा, और आपको ये भी सोचना होगा कि अगर आप प्राइस, जो प्रोडक्ट का प्राइस है अभी 100 रुपीज़, अगर आप 100 ना रखें, अगर आप 95 रखें तो आपका प्रोडक्ट कितना बिक सकता है। 95 ना रखें, अगर आप 90 रखें तो कितना बिक सकता है। अगर आप उस पर प्रोडक्ट की जो प्राइस है, अगर आप उसकी थोड़ी सी और हाई कर देते हैं, 100 से अगर आप 105 कर देते हैं, तो आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो कितना बढ़ जा रहा है और उस हिसाब से आपकी सेल्स कितनी हो रही है। तो ये सब आपको एनालाइज करके ही जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो आपको सेट करना पड़ता है, और आपको इस तरह से सेट करना है कि जो कॉम्पिटिटर्स ने जितने भी प्राइस को सेट किया है उस हिसाब से आपका जो प्राइस है वो रीजनेबल हो। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को। अब हम बात करते हैं प्रमोशन वाले पॉइंट की। सो गाइस, प्रमोशन एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो, जैसे कि अगर हम टीवी में कोई भी मूवीज़ देखते हैं, या फिर आप लोग अगर डेली सोप्स देखते हैं मूवी में, तो कुछ देर वो शो होता है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट आती है। तो वो जो एडवर्टीजमेंट होती है वो भी एक तरह की प्रमोशन होती है। तो प्रमोशंस कोई क्यों करवाता है? अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन इसलिए करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जान पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स उस प्रोडक्ट को परचेज करें। करेक्ट? सो गाइज, इसके अलावा जो प्रमोशन है वो किस तरह से कराई जा सकती है, इसके अलावा जो भी सीजनल डिस्काउंट्स होते हैं उसके थ्रू भी जो प्रमोशन है वो करवाई जा सकती है, या फिर स्पेशल प्राइस रिडक्शन से भी करवाई जा सकती है। सो सीजनल डिस्काउंट आपको पता ही होगा कि अगर आप कोई भी ऐसे सेल करवाते हैं कि अगर आप 3 बुक्स एक साथ खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर अगर आप 4 बुक खरीदते हैं तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। सो इसके थ्रू भी हम अपने प्रोडक्ट की जो प्रमोशन है वो करवा सकते हैं। तो कैसे, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन refers to the aspect of the channels of distribution through which the product has to move before it reaches to the consumer. सो गाइस, सिंपली इसका मीनिंग यही है कि आपके प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्ट्री है वहाँ से ये एंड यूज़र तक कैसे पहुँचता है, उसे कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। It also includes the logistic aspects of distribution such as warehousing, transportation, etc., needed for geographical distribution of products. It is also concerned with the selection of distribution channels. सो गाइज, यहाँ पे क्या होता है, इसमें हर एक चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। जो वेयर हाउसिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा होता है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। आप में से बहुत लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में से भी ऑर्डर करते होंगे, तो गाइज आपको बताना चाहूँगा कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की भी खुद की एक अपनी वेयर हाउस होती है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट रहता है। तो जैसे ही आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक्चुअली वहाँ पे सेलर्स डिफरेंट रहते हैं, बट वो जो सेलर्स रहते हैं उसमें से कुछ कुछ वेरीफाइड सेलर्स होते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट रहती है वो खुद फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे ही रहती है। तो क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो वेयर हाउस से जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके पास डायरेक्ट पहुंचा दी जाती है। बट सबसे पहले वो सिटी वाइज जितने भी वेयर हाउस अवेलेबल हैं, जितने भी कुरियर के जो वेयर हाउस है वहाँ पे पहुँचती है सिटी वाइज, और उसके बाद एंड में आपके नियरेस्ट सिटी के वेयर हाउस में वो आती है, उसके बाद वो आप तक पहुंचती है। सो सिमिलरली गाइज, यहाँ पे भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होती है। हालांकि ये डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचती है, ये जितने भी सेलर्स हैं उन तक प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली स्टोर पे जाते हैं, आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके पास आके डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट।